हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट। कहने का मतलब एक बिल, एक कानून कैसे बनता है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक बिल क्या होता है, व्हाट इज अ बिल। तो देखिए, एक बिल जो है वो एक ड्राफ्ट होता है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल। यानी यहाँ पर एक प्रपोजल दिया जाता है कि हम एक नया कानून ला सकते हैं या एक कानून जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसे किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो ये कहलाता है एक बिल या एक ड्राफ्ट। अब इस बिल को एक कानून बनने में बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो दो प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, गवर्नमेंट बिल जो होता है ये एक मिनिस्ट्री लेकर आती है। मिनिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो अगर ये अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना चाहती है तो वो एक लाएंगी बिल। ठीक है, वो बिल कहलाएगा गवर्नमेंट बिल। अगर कोई एक मेंबर है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वो एक मेंबर है और वो किसी कानून में बदलाव लेना चाहता है तो वो भी एक बिल ला सकता है, उसे हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। ये वो बंदा अकेला लेकर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरी मिनिस्ट्री ने तैयार किया हुआ है। अब देखिए, गवर्नमेंट बिल के भी चार प्रकार होते हैं। एक होता है मनी बिल, जिसका आर्टिकल 110 डिस्क्राइब करता है। एक होता है फाइनेंस बिल, जिसको आर्टिकल 110 और 117 डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, जो कि आर्टिकल 160 डिस्क्राइब करता है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल 368 में है। ठीक है, अब देखिए, एक मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो बिल होता है जहां पर लेन देन पैसे का होता है। और एक फाइनेंस बिल क्या होता है? तो वहां पर भी पैसे की ही बात होती है, बट यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो जनरली एक कंफ्यूजन आता है मन में कि एक मनी बिल और एक फाइनेंस बिल में क्या अंतर है। तो देखिए, ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो दोनों चीजों में कुछ सिमिलरिटी है। तो देखिए, अगर मैं दोनों बिलों को देखूं तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं? दोनों ही सबसे पहले लोकसभा में आएंगी। ठीक है, दोनों ही लोकसभा में आएंगी। दूसरी बात, विथ प्रायर नोटिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी दोनों ही बिल में पहले आपको प्रेसिडेंट को बताना होगा कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। अब दोनों में डिससिमिलरिटीज क्या हैं या डिफरेंसेस क्या हैं? तो देखिए, यहां पर जो मनी बिल है इसे प्रेसिडेंट आगे विथहोल्ड नहीं कर सकता। यानी प्रेसिडेंट ने एक बार इसे पास कर दिया तो ये लोकसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट को इस पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। बात समझ में आई? जबकि फाइनेंस बिल के साथ ऐसा नहीं है। फाइनेंस बिल चाहे प्रेसिडेंट तो अपने पास विथहोल्ड कर सकता है। दूसरा डिफरेंस, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, जबकि फाइनेंस बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तीसरा और बहुत ही मेजर डिफरेंस, राज्यसभा मनी बिल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, जबकि फाइनेंस बिल में राज्यसभा चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है या आगे अमेंडमेंट के लिए बोल सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल में। ऑर्डिनरी बिल एक आम बिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी आया था मैरिज एक्ट के ऊपर, जहां पर महिलाओं की उम्र 21 साल बढ़ाने का फैसला किया गया। और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे में कुछ चेंज करना चाहते हैं तब हमें लाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में कि एक ऑर्डिनरी बिल की जर्नी क्या होती है, कैसे वो एक बिल से एक एक्ट बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी डिटेल में डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अपडेट है। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप ये सारे जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, इन सभी को आप अवेल कर सकते हैं या इन सभी के पीडीएफ्स आप अवेल कर सकते हैं क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर। साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इन सभी कोर्सेज को भी ले सकते हैं, चाहे वो एडवांस मैथ्स हो, एमपीजी के हो, कंप्यूटर हो। आगे हिंदी का कोर्सेज भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप उन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो बिल होता है उसे पास करने के लिए आपको सबसे पहले उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहां पर? लोकसभा या राज्यसभा में। यानी इस बिल का पहला एक इंट्रोडक्शन होगा। ये इंट्रोडक्शन कहलाता है फर्स्ट रीडिंग। ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं, तो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। और इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये बताया जाएगा कि ये बिल क्या है, क्यों लाया जा रहा है, किन फैक्टर्स पर ये काम करेगा या क्या क्या चेंजेस करने वाला है ये बिल। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आएंगी और वहां पर ये सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। अब जरूरी नहीं कि हर बिल एकदम खुली बाहों से हर बिल का स्वागत किया जाए 100% वोटिंग के साथ। कभी कभी अपोज भी होता है। तो जब भी किसी बिल का अपोज होता है तो स्पीकर के पास ये पावर होती है कि जो भी मिनिस्टर या जो भी मेंबर इस बिल का अपोज कर रहा है उसे भी मौका दिया जाए बोलने का।
कि भैया आप क्यों विरोध कर रहे हो इस बिल का, आप अपने पॉइंट्स रखिए। अब यहाँ पर कुछ मेंबर्स इसका अपोज करते हैं और अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं कि हम क्यों इस बिल का अपोज कर रहे हैं। जब ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तब इस बिल को एक ऑफिशियल गजेट में बना दिया जाता है या इसे एक राजपत्र के रूप में ले लिया जाता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि बिल की इंट्रोडक्शन के बाद ही उसे राजपत्र में बदला जाए। अगर कोई बिल आ रहा है तो कंसर्निंग मिनिस्ट्री या मिनिस्टर पहले से स्पीकर को बताकर इसे पहले ही राजपत्र में बदलवा सकते हैं, यानी पहले राजपत्र भी आ सकता है, इंट्रोडक्शन बाद में भी हो सकता है। अब जैसे कि आपको भी पता है कि जरूरी नहीं कि खुली बाहों से हर बिल का स्वागत हो, तो अब यहाँ पर आता है हमारी स्टैंडिंग कमेटी। जब भी अपोजिशन होगा या कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जो इस बिल का अपोज करेंगे, तो ये जो बिल है वो आगे स्टैंडिंग कमेटी के पास भी जा सकता है। यानी इंट्रोडक्शन के बाद जब अपोजिशन होता है या जब किसी बिल का अपोज होता है तो हम उसे स्टैंडिंग कमेटी में भी भेज सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी? तो स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअली दोनों हाउसेस के मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, यानी इसमें लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ ये कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। तो इन सभी लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि कहलाती है स्टैंडिंग कमेटी, और ये इस बिल पर डिस्कशन करती हैं कि क्या इस बिल की जरूरत भी है या नहीं है। अब देखिए, बात आई है कमिटीज की, तो मैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज का जरूर जिक्र करूंगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज, ये परमानेंट होती हैं, और एक होती है एडहॉक कमिटीज। नाम से ही समझ में आ रहा है, एडहॉक कमिटीज टेम्परेरी कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट कमिटीज होती हैं। इनके मेंबर्स भले ही चेंज होते रहते हैं विद इंटरवल ऑफ टाइम, बट ये कमिटीज एज इट इज रहती हैं। एडहॉक कमिटीज कभी कभी ही बनती हैं किसी स्पेसिफिक बिल को लेकर या किसी स्पेसिफिक केस को लेकर। इन कमिटीज की जो पावर है वो आर्टिकल 105 और 118 से आती हैं। अब ये कमिटीज इस बिल पर डिस्कशन करेंगी, अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगी और वो वापस हाउस को दे देंगी। यहाँ पर खत्म होती है किसी भी बिल की फर्स्ट रीडिंग और अब शुरू होती है सेकेंड रीडिंग। देखिए, सेकेंड रीडिंग जो है वो दो स्टेजेस में बटी हुई है। इसका जो पहला स्टेज है उसमें एक जनरल डिस्कशन होगा उस बिल को लेकर। अब अगर इस डिस्कशन में भी कोई फायदा नहीं हुआ, यानी अभी भी ये कंट्रोवर्सी में ही है, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये बिल आगे जाएगा कहां पर? सेलेक्ट कमेटी पर या एक जॉइंट कमेटी पर, जो कि दोनों हाउसेस की होगी। तो अब ये जो कमेटी है ये इस पूरे बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेगी। ठीक है, सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी दोनों में से कोई भी कमेटी के पास जाता है तो यहाँ पर डिस्कशन होगा क्लॉज बाय क्लॉज, यानी हर एक क्लॉज को देखा जाएगा और साथ ही साथ अमेंड करना है या नहीं करना है इन पर भी चर्चा की जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये अपनी रिपोर्ट वापस हाउस को सबमिट कर देंगे कि इन क्लॉजेस को चेंज करने की जरूरत है या इन क्लॉजेस को अमेंड करने की जरूरत है और इनको रखने की जरूरत है। और जैसे ही ये रिपोर्ट पहुंच जाती है वापस हाउसेस पर, तो अब हमारा शुरू होता है सेकेंड रीडिंग का सेकेंड स्टेज। तो यहाँ पर वापस फर्दर डिस्कशन होगा हाउस में, और वो भी क्लॉज बाय क्लॉज। देखिए, अभी तक जो भी डिस्कशन हो रहा था वो पूरे बिल पर हो रहा था, अब जो डिस्कशन होगा वो क्लॉजेस पर होगा कि किन क्लॉजेस को रखना है, किन क्लॉजेस को नहीं रखना है। साथ ही साथ जो रिपोर्ट कमिटी ने सबमिट की है उस पर भी कंसिडर किया जाएगा। और इसके बाद होती है वोटिंग। किस चीज की वोटिंग? की हर एक क्लॉज पर वोटिंग होगी कि इस क्लॉज को रखना है या नहीं रखना है। जो भी कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस हैं जिन पर मुद्दा गरमाया हुआ है उन क्लॉजेस पर वोटिंग होगी कि उन क्लॉजेस को रखना है या नहीं रखना है। और वोटिंग कंप्लीट होते होते अब हमारे सामने एक फाइनल ड्राफ्ट बनके तैयार होने लगता है इस बिल का कि इसका फाइनल प्रारूप या स्वरूप कैसे होने वाला है। और इसी के साथ हमारी सेकेंड रीडिंग का सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट होता है और इसके बाद आती है हमारी थर्ड रीडिंग। देखिए, थर्ड रीडिंग में बेसिकली कुछ रीडिंग नहीं होती है, ये सीधा सीधा वोट सिस्टम है कि यहाँ पर ये जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसे पास करना है या नहीं करना है। इस स्टेज पर जो भी डिस्कशन या वोटिंग होगी वो इस बात पर होगी कि फाइनली ये बिल आगे पास होगा या नहीं होगा। मतलब क्लॉजेस वाली बात पहले ही खत्म हो चुकी है, अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट है इस पर डिस्कशन हो रहा है कि अब इसे पास करना है या नहीं करना है। और अगर ये एक ऑर्डिनरी बिल है तो इसे पास करने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, यानी जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट मेंबर्स का 50% से ज्यादा आपको वोट चाहिए इसे पास करने के लिए। बट इन सम केसेस, जैसे मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो यहाँ पर आपको जो मेजॉरिटी चाहिए वो सिंपल मेजॉरिटी 50% तो चाहिए ही चाहिए ऑफ टोटल सीट्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2/3 मेंबर्स भी चाहिए, यानी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और इनकी जो मेजॉरिटी है यानी इनका जो 50% से ज्यादा का आपको वोट चाहिए है पास करने के लिए, वो वोट टोटल 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी सपोज अगर 100 लोग हैं
जिसमें से 66 लोग ही आए हुए हैं। तो 2/3 से ज़्यादा चाहिए, यानी 67 लोग चाहिए आपको पहले तो प्रेजेंट होने के लिए, और उसमें से भी टोटल 100% का 50% इससे ज़्यादा मुझे वोट चाहिए होंगे, यानी 67 में से मुझे कम से कम 51 वोट चाहिए होंगे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करवाना चाहता हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है और एक स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। अब अगर ये यहां से भी पास हो जाता है तो ये जाता है अपने अगले हाउस पर, यानी सपोज अगर ये पहले राज्यसभा में पेश हुआ था तो अब जाएगा ये लोकसभा में, या अगर पहले लोकसभा में आया था तो अब जाएगा ये राज्यसभा में। अब देखिए जब ये दूसरे हाउसेस में जाएगा तो क्या होगा, तो वापस से वही प्रोसीजर होगा एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन को छोड़कर बाकी सब चीजें वैसे ही होंगी, वापस से डिस्कशन होगा, वापस से वोटिंग होगी, सब कुछ वैसा ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम कई बार नाम सुनते हैं मनी बिल का। मनी बिल जो होता है उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो मनी बिल होता है वो क्या होता है। मनी बिल बेसिकली एक ऐसा बिल होता है जिसमें बात होती है पैसे की, यानी हो सकता है वो बिल टैक्स से रिलेटेड हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, या कहीं पर भी जहां पर भी बात पैसे की होती है वो बात आती है मनी बिल में। कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो ये स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। इसके बाद जब मनी बिल आता है तो उसका प्रोसीजर भी अलग है। सबसे पहले तो मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसे हाँ बोलेगा कि हाँ आप इस बिल को ला सकते हैं, उसके बाद वो जाएगा लोकसभा में। याद रखिएगा मनी बिल जो है वो सीधा लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। हाँ, लोकसभा से राज्यसभा में जरूर जाएगा, बट राज्यसभा के पास कोई ताकत नहीं है, ये इसे अमेंड नहीं कर सकता, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, यानी रिकमेंड कर सकता है लोकसभा को कि आप एक काम करिए, इसमें थोड़े बहुत इस प्रकार के चेंज कर लीजिए, और वो रिकमेंडेशन भी विद इन 14 डेज होना चाहिए। अगर 14 डेज से ज्यादा होता है तो लोकसभा ये मान लेती है कि राज्यसभा से ये बिल ऑलरेडी पास हो गया है, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर ये 14 डेज के अंदर कुछ अपने रिकमेंडेशंस देते हैं तो लोकसभा उन रिकमेंडेशन को माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर है। यहाँ पर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, यानी पूरा खेल लोकसभा के हाथ में है। ठीक है, और लोकसभा से ये कहां पर जाएगा, सीधा पास होने प्रेसिडेंट के पास। अब आप बोल सकते हैं कि क्या सर इसको प्रेसिडेंट रोक सकता है? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट से तो पहले ही पूछ लिया गया था कि आप इस बिल को लाने देना चाहते हैं या नहीं, तो प्रेसिडेंट ने तो हाँ बोल ही दिया था। तो अब वापस ये प्रेसिडेंट इसे रोक नहीं सकता, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये सीधा साइन होगा और पास हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हो अगर दूसरे हाउस में अटक जाए। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग, जो कि आर्टिकल 108 से रिलेटेड है। तो बेसिकली जॉइंट सिटिंग में होता क्या है, तो जॉइंट सिटिंग क्या होता है, जब एक हाउस से पास हो जाता है और दूसरे हाउस में रिजेक्ट हो जाता है, या फिर 6 मंथ से ज्यादा का टाइम हो रहा है, या फिर जो अमेंडमेंट्स है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एक जॉइंट सिटिंग बुला सकता है कि भैया बिल को पास होने में बहुत ज्यादा देर लग रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एक जॉइंट सिटिंग करिए जहां पर सभी लोग एक साथ आकर, दोनों हाउसेस के लोग एक साथ आकर इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो जॉइंट सिटिंग होगी वहां पर इसकी सिंपल मेजॉरिटी आनी जरूरी है, यानी जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% से ज्यादा वोट इसके फेवर में होना चाहिए, तभी ये बिल आगे पास होता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। जब ये बिल यहां से पास हो जाएगा तब किसके पास जाएगा, तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 111 से रिलेटेड है। अब जब ये बिल दोनों हाउसेस से पास हो चुका है और अब ये प्रेसिडेंट के पास भी आ चुका है, तो अब यहां से शुरू होता है प्रेसिडेंट का काम। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी ये दोनों हाउसेस से पास होता है तो जो लास्ट हाउस था, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो भी लास्ट हाउस था उसके सेक्रेटरीट के पास ये बिल जाता है और वो इसे प्रेसिडेंट के पास लेकर जाते हैं, और जब फाइनली प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं तब ये बनता है एक एक्ट। बट अगर मैं बात करूं मनी बिल की, या एक ऐसा बिल जो कि जॉइंट सेशन में पास हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के जो सेक्रेटरीट होते हैं वही हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास इस बिल को लेकर जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मनी बिल की पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, पास करना है या नहीं करना है, और जो जॉइंट सेशन है उसमें भी जो बड़ा हाउस है वो है लोकसभा। इन दोनों ही केसेस में लोकसभा का जो सेक्रेटरीट होगा वही आगे बिल प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएगा। अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इसे विथहोल्ड भी कर सकता है, या प्रेसिडेंट की वीटो भी बोल सकते हैं आप इसे। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इसे विथहोल्ड कर सकता है, यानी वो इसे अपने पास रोक भी सकता है।
एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल तो पहले प्रेसिडेंट से पूछकर ही लाया जाता है ना, तो वो नहीं रोक सकता मनी बिल को, बट बाकी जितने बिल्स हैं वो प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, अगर प्रेसिडेंट इसे अपने पास रख लेता है और आगे साइन नहीं करता तो ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर प्रेसिडेंट बोलता है वापस रिकंसिडरेशन के लिए, यानी इस बिल को प्रेसिडेंट वापस नीचे वाले हाउसेस में भेज देता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और बोलता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करके लाओ, तो अब जो अमेंडमेंट्स करने के बाद बिल आया है प्रेसिडेंट के पास वापस, उस बिल को प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा। वो उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसने रिकमेंडेशन बोली थी। अब वो रिकमेंडेशन हुई या नहीं हुई, बट उस बिल को साइन करना होगा प्रेसिडेंट को। दूसरा तरफ प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है, अगर वो आगे फर्दर इस पे रिकमेंडेशन नहीं भेज रहा है या इस पर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए नहीं कर रहा है, तो कोई उससे उस बिल को वापस नहीं ले सकता। तो अब प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक इसे अपने पास तक रख सकता है। बट अगर उसने वापस भेज दिया इस पे रिकमेंडेशन भेजकर कि यहाँ पर ये कुछ रिकमेंडेशन है, इस पर काम करो या कुछ अमेंड करो, तो उन अमेंडमेंट्स के बाद, चाहे वो अमेंडमेंट्स हो या ना हो, वापस आने के बाद उसे साइन करना ही होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अभी तक कैसे बिल भारत में बनते हैं और कैसे वो एक एक्ट का रूप लेते हैं या एक कानून का रूप लेते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।